नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं? तो चलिए साथियों, आप सभी हो जाइए तैयार और जो डीएलएड को लेके जो सीरीज चल रही है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो है थर्ड सेमेस्टर के जो है साइंस के प्रश्नों को देखा जाएगा, जो अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण है? ए समस्या, बी परिकल्पना, सी प्रेक्षण या डी जो है निर्णय। तो कभी भी जो है वैज्ञानिक विधि जो प्रथम चरण क्या होता है वह होता है समस्या होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, किलोमीटर, जूल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो दाब का मात्रक होता है यह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल जो है वस्तु के भार किसके वस्तु का भार अतः जो होता है वस्तु जो होती है उत्प्लवन बल बराबर होता है वस्तु के भार के। तो बताया जाएगा कि वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जो है जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी या वस्तु सतह के नीचे डूब जाएगी। तो इसमें क्या होगा? वस्तु जो है सतह पर तैरेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? पेड़ों से पत्ते गिरना, समतल पर गाड़ी को ढकेलना, आगे है उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना या पहाड़ से पत्थर का टूट कर नीचे गिरना। तो जो समतल पर गाड़ी जो ढकेली जाती है या जो है गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। अन्य जितने भी है पत्ते गिरना या फिर उछाली गई बॉल धरती पर आना या पहाड़ से पत्थर का टूट कर नीचे लुढ़कना, यह जो है गुरुत्व बल के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी बल का उदाहरण नहीं है? कूली द्वारा हाथ ठेला द्वारा जो है बोझा का ढोना, सेब का पेड़ से गिरना, बच्चे का साइकिल चलाना या बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना। तो जो सेब का पेड़ से गिरना जो होता है ये गुरुत्व बल होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मशीन का कौन सा कार्य नहीं करता है? हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाना, हमारे कम बल लगाकर बोझ उठाने में योग्य बनाना, यथार्थ माप लेने का जो है योग्य बनाना या हमारे कार्य को शीघ्र करना। तो यथार्थ माप लेने योग्य बनाना यह चीज़ गलत होगी, तो यही सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के बारे में सही होगा। यह ऊपरी सतह पर है, निचली सतह पर, डंडल सतह पर या पर्णाधार पर होते हैं। तो यह जो होते हैं निचली सतह पर जो है होते हैं। मूल लोम किन में पाया जाता है? तने में, पत्तों में, जड़ों में या पुष्प में। तो यह जो है मूल लोम जो होते हैं यह जड़ों में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा? स्त्री केसर, पुंकेसर, दल पुंज या बाह्य दल। तो जो पुंकेसर होता है पुष्प का जो होता है यह जो है नर भाग होता है। चलिए आगे देखते हैं। म्यूकस किसे कहते हैं? फफूंदी, खमीर, जीवाणु या उपरोक्त सभी। तो जो फफूंदी होता है यह म्यूकस कहलाता है। खमीर होता है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, सामान्य कोशिकीय, उपयुक्त सभी। तो खमीर जो होता है एक कोशिकीय होता है। फिर आता है अणुजीव का प्रकार है बैक्टीरिया, फफूंदी, खमीर या उपरोक्त सभी। तो जो अणुजीव का जो प्रकार है बैक्टीरिया, फफूंदी या खमीर तीनों ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुकोश की संरचना है? फफूंदी, खमीर, जीवाणु या उपरोक्त सभी। तो फफूंदी जो है बहुकोश की संरचना है। अगला आता है खमीर का महत्व होता है अल्कोहल बनाने में, बेकिंग उद्योग में, औषधि निर्माण में या उपरोक्त सभी में। तो यह जो है खमीर का जो होता है यह उपरोक्त सभी में होता है, अल्कोहल बनाने में भी, बेकिंग उद्योग में भी और जो है औषधि निर्माण में भी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि साधारण कमरे के तापक्रम में जीवाणु तथा एंजाइम तेजी से करते हैं वृद्धि, विकास, निकास या प्रदूषण। तो यह तेजी से वृद्धि करते हैं। भोजन संरक्षण की विधि है वाष्पन विधि, निर्जलीकरण, आसवन विधि या पाश्चर विधि। तो जो निर्जलीकरण जो होता है यह भोजन संरक्षण की विधि है। चलिए आगे देखते हैं। भोजन को संरक्षित करने की एक मुख्य विधि कौन सी है? ठंडी विधि, पाश्चर विधि, आसवन विधि या अन्य विधि। तो जो ठंडी विधि है यह एक मुख्य विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी बेसिन में सबसे अधिक भूगर्भीय जल संसाधन मिलता है? तो गंगा सिंधु बेसिन में जो है सर्वाधिक जो है भूगर्भीय जल संसाधन मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। शोक नदी कहते हैं दामोदर को, उसके बाद जो है नर्मदा को, महानदी को या सतलज को। तो दामोदर को जो है शोक नदी कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का जो है खाड़ी में नहीं गिरती है? तो यह हो गई गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या मेघना। तो जो यमुना जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा कारक संसाधन के विकास का अवसर प्रदान करता है? पूंजी, तकनीकी विकास, परिवहन या उपयोग सभी। तो जो परिवहन विकास जो है ये संसाधन के विकास के अवसर प्रदान करता है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक उपहार नहीं है। शैलें, मृदा, मानव या नदियाँ। तो मानव जो है प्राकृतिक उपहार नहीं है। महासागरों में स्थल के डूबे भाग को क्या कहा जाता है? महाद्वीप मग्न तट, महाद्वीप मग्न ढाल, गंभीर सागरीय मैदान या कटके। तो महाद्वीप मग्न तट जो है इसे कहा जाता है। खान एवं खनिज अधिनियम पारित कब हुआ था? तो सन 1947 में, 1948 में, 1950 में और 1952 में। तो यह हुआ था 1948 में। चलिए अगला प्रश्न है। अभ्रक का उपयोग किया जाता है चीनी मिल में, खाद बनाने में, कपड़ा उद्योग में या विद्युत उद्योग में। तो यह जो है अभ्रक का उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित देख लेते हैं। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा जो है कारक जो है संसाधनों के विकास में अवसर प्रदान करता है? पूंजी, तकनीकी विकास, परिवहन या यह सभी। तो यह तकनीकी परिवहन होगा। चलिए आगे देखते हैं। वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते क्या है? प्रदीप्त, पारदर्शक, अपारदर्शक या अल्पारदर्शक। तो यह होता है अल्पारदर्शक कहलाता है। किस प्रकाश स्रोत से जो है उपछाया नहीं बनती है? बिंदु प्रकाश स्रोत, सूर्य से या सभी प्रकाश स्रोत या अल्पारदर्शक से। तो बिंदु प्रकाश स्रोत से जो है उपछाया नहीं बनती है। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, खंड चंद्र ग्रहण या चौड़ा प्रकाश स्रोत होता है। तो यह जो होता है खंड चंद्र ग्रहण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सभी पता होगा यह बुध है। क्षुद्र ग्रह पट्टा किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच आता है? तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच आता है। ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है? तो उत्तर दिशा में निकलता है। इसके अलावा तारे हमें छोटे दिखाई देने का कारण क्या होता है? या दूरी कारण जो हमें छोटे दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? कोयले में, चीनी में, रोटी में या नमक में। तो नमक में जो है कार्बन नहीं पाया जाता है। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है केवल मुक्त अवस्था में, केवल यौगिक अवस्था में, मुक्त एवं यौगिक दोनों में, या केवल अपने अपरूपों में। तो यह मुक्त और यौगिक दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? सभी साथी जानते होंगे ब्यूटेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है जंतु चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला या लकड़ी एवं चारकोल। तो यह जो ग्रेफाइट जो होता है यह जो क्रिस्टलीय रूप है। फिर आता है रक्त में किस चीज़ की मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग हो जाता है? तो आपको पता होगा ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमेह किससे संबंधित है? विटामिन से, खाद्य पदार्थों से, चयापचय से या रक्त से। तो यह है चयापचय से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? स्त्रियों में मधुमेह की संभावना किस अवस्था में बढ़ जाती है? तो बाल्यावस्था में, युवावस्था में, गर्भावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो ये जो गर्भावस्था में जो है यह जो है संभावना बढ़ जाती है। मधुमेह रोग है वंशानुक्रम, क्षय, संक्रामक या असंक्रामक। तो ये होता है वंशानुक्रम रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमेह में किस दवा को रोगी को दिया जाता है? विटामिन डी, इंसुलिन, एम्पिसिलिन या पैरासीटामोल। तो इसमें जो दिया जाता है इंसुलिन को दिया जाता है। किसके संकुचन के कारण हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है? तो हृदय के संकुचन के कारण जो होता है मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ क्या कमज़ोर होता है? आमाशय, पित्ताशय, धमनियाँ या हृदय। तो धमनियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं। एक स्त्री का रक्तचाप एक सामान्य आदमी की तुलना में क्या कैसा होता है? अधिक, कम, थोड़ा कम या ज़्यादा कम? तो थोड़ा कम होता है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के होते हैं? या कुल 3 प्रकार के होते हैं। आगे आता है कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तरांचल। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कभी 1973, 1986, 1990 या 2000 में। तो ये 1973 में हुई थी। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। गिर उद्यान किस जंतु के लिए संरक्षित किया गया है? तो गिर उद्यान जो है ऑप्शन है हिरण, मगरमच्छ, शेर या हाथी के लिए। तो ये जो है शेर के लिए जो है गिर उद्यान संरक्षित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है शुतुरमुर्ग, मोर, सारस या तोता। तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो 10%, 19.39%, 28.5% और 35.7%। तो जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय के हिसाब से 28.5% था। आंकड़े बदलते रहते हैं। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला है वनों में अत्यधिक विनाश का कारण पैदा करती भूमि कटाव की समस्या, अकाल की समस्या, महामारी की समस्या, विनाशकारी बाढ़।
तो ये होती है भूमि कटाव की समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलीय वातावरण में पाए जाने वाले पौधे कौन से? मटर, आलू, सिंघाड़ा या मक्का? तो सिंघाड़ा जो होता है जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा है। पर्यावरण सम्मिलित है, प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या आत और बाद दोनों? तो यह जो होगा प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही सम्मिलित है। जलवाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण या संघनन? तो संघनन जो होता है जलवाष्प से द्रव में बदल जाने की क्रिया कहते हैं। आगे है बर्फ़ का तापमान कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में जो है माध्यम आवश्यक होता है, माध्यम आवश्यक नहीं होता है, वायु आवश्यक या ठोस आवश्यक है? तो इसके लिए जो है माध्यम आवश्यक नहीं होता है। द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन द्वारा, विकिरण द्वारा या संवहन द्वारा? तो यह संवहन द्वारा होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है सेल्सियस, इसके बाद न्यूटन, कैलोरी या मीटर सेकेंड? तो इसका जो मात्रक होता है यह होता है कैलोरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम, जूल पर सेल्सियस, उसके बाद हो जाएगा जूल पर किलोग्राम सेल्सियस या किलोग्राम कैलोरी पर सेल्सियस? तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा जूल किलोग्राम सेल्सियस, जूल प्रति किलोग्राम सेल्सियस। एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो यह होता है जूल प्रति किलोग्राम। कमरे के ताप का वाष्प दाब 8 सेंटीमीटर तथा संतृप्त दाब 10 सेंटीमीटर होता है, तो अपेक्षित आर्द्रता कितनी होगी? तो करीब 80% निकलती है। यह हो जाएगा 80/10 × 100 करके, यह 80% आ जाएगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर बढ़ती है जाती है तो क्या होगा? अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब की दिशा में जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से 90 डिग्री कोण जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ये। चलिए अगला प्रश्न क्या है? उत्तल लेंस होते हैं बीच से मोटे किनारे से पतले, पूर्ण समतल किनारे से मोटे बीच से पतला या समान मोटाई का तथा वक्र तल होता है? तो यह समान मोटाई का तथा वक्र तल होता है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी, सीधा और छोटा बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, दो पारदर्शक माध्यमों को अलग अलग करने पर पृष्ठ का प्रकाश किस अभिलंब में आपतित होता है? तो यह जो है 0 डिग्री पे आपतित होता है। हर्ट्ज मात्रक किसका होता है? यह होता है आवृत्ति का होता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। हाँ चलिए, तरंग की चाल, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य संबंध क्या होता है? सभी साथी बताएंगे। तो चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य होता है। वायु में ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो केवल अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। इसके अलावा अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण दोलन करते हैं और तरंग गति की दिशा के लंबवत, तरंग गति की दिशा के समांतर, तरंग गति की दिशा से 120 कोण पर, या तरंग की और किसी भी दिशा में नहीं, तो तरंग दिशा की लंबवत जो है गति करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में या ठोस द्रव गैस तीनों में, या केवल ठोस में जो है उत्पन्न की जा सकती हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से एसीटिलीन का जो है रासायनिक मात्रक क्या होता है? तो C2H2 जो होता है, यह एसीटिलीन का जो है रासायनिक मात्रक होता है। तो चलिए साथियों इसी के साथ जो है आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों धन्यवाद।